हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। और इंतज़ार क्यों कर रहे होंगे ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। जैसे आ, डॉक्टर कुमार विश्वास सर का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध एक कविता है। मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ गुनगुनाने का। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। जैसे क्या होता है, जैसे ही टाइम होता है हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। लोग कहते हैं यार जा रहे हैं क्लास लेने, कहते हैं, एकदम पागल हो गया है क्या। लेकिन वो क्या समझे, ये बेचैनी तो बस खाली बादल समझ सकता है ना। कि ये धरती कितनी सूखी है ये बस बादल समझ सकता है। यानी कि आपको सिलेक्शन दिलाना ये और कोई नहीं समझ सकता, ये केवल हम समझ सकते हैं। और इस टाइम का बेसब्री से इंतजार जो आप लोग करते हैं ये भी कोई नहीं समझ सकता है, बस इसको हम समझ सकते हैं। तो इसी कड़ी में आते हैं। बेसब्री का जो इंतजार था ये समय अब खत्म हुआ और फिर हम लोग आते हैं भारत का भौतिक विभाजन के क्रम में। आज अभी तक उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया है। आज हम लोग देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स। नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स में हम लोग देखते हैं ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। आज की क्लास में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो पहाड़ है ना, जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये जहाँ से खत्म होता है, यानी कि जो ये हिमालय है, हिमालय में हम लोग देखा ना कि जो सबसे नया हिमालय की जो श्रृंखला बनी हुई है, जिसका फॉर्मेशन अभी जल्द ही हुआ है। जल्द का मतलब कि कुछ वर्षों पहले, कुछ वर्षों का पहले की मतलब कुछ हजार वर्षों पहले। ठीक है। तो क्या है, शिवालिक हिमालय है। सबसे नीचे क्या है, शिवालिक हिमालय है। यानी कि शिवालिक हिमालय से लेकर, शिवालिक हिमालय से लेकर और कहाँ तक, विंध्यन पर्वत श्रृंखला तक। विंध्यन पर्वत श्रृंखला यहीं पर है ऐसे, विंध्यन पर्वत श्रृंखला तक। यानी कि ये वाला जो पार्ट ऐसे पूरा पार्ट है, यहाँ तक ये वाले पूरे पार्ट को उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। ये वाला पूरा पार्ट उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। और ये जो विशाल मैदान है, इन मैदानों की जो ओरिजिन हुई है वो कैसे हुई है, आज इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है। थोड़ा सा क्या, आज इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम लोग पूरा अच्छे तरीके से इसको समझते हैं कि ये उत्तर का विशाल मैदान अभी तो क्या हुआ, इसका लोकेशन हो गया। यानी कि शिवालिक के दक्षिणी भाग से लेके, जहाँ से आप एक तरीके से कह देते हैं प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिणी भारत की जहाँ से शुरुआत होती है, या जहाँ से विंध्यन माउंटेन सीरीज स्टार्ट होता है। यानी कि विंध्यन माउंटेन सीरीज, विंध्यन पर्वत श्रृंखला का उत्तरी भाग या विंध्यन पर्वत श्रृंखला के उत्तर से शुरू होकर और यह शिवालिक के दक्षिण भाग तक जो मैदान फैला हुआ है, जो विस्तृत है, से हम उत्तर के विशाल के मैदान के नाम से जानते हैं। इन मैदानों की उत्पत्ति कैसे हुई है, भारत में जो हिमालय की नदियां हैं, जो हिमालयी नदियां हैं, सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। ये तीनों क्या है, हिमालय की नदियां हैं और ये तीनों मुख्य नदी है। ये नदियां अपने द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, यानी कि इन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद, अवसाद मीन्स जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नदी के, यानी जो रिवर होता है, रिवर का जो वाटर होता है उसके साथ फ्लो करके जो वेस्ट मटेरियल जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब क्या होता है, बह के आई और जगह 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 क्या हुआ कि डिपॉजिट हो गई, निक्षेपित हो गई। इन्हीं मिट्टियों के जमा होने से इन विशाल मैदान की उत्पत्ति हुई है। और अच्छा, यही नदियां ही नहीं, बल्कि जैसे ये सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी, और सिंधु नदी के साथ साथ इसकी जितनी सहायिकाएं हैं, जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सब के द्वारा इन मैदानों की उत्पत्ति हुई है। जैसे आप लोग देख सकते हैं जो पंजाब है, पहले तो आप देख लीजिए कि आब क्या होता है ना। आब, जैसे आपने बहुत सुना होगा दो आब, यानी कि दो या दो से अधिक नदियों के जो बीच का भूमि होता है, दो या दो से अधिक नदियों के बीच का जो उपजाऊ भूमि होता है। मान लीजिए यहाँ पे गंगा नदी है और ये यमुना नदी है, इसकी दाहिनी सहायिका है, यहाँ पे है, तो इसके बीच का ये वाला जो एरिया होता है, ये दो नदी हो गई, एक दो, तो दो, और आब मीन्स होता है बीच का भाग, यानी कि दो नदियों के बीच का जो भाग होता है वो दो आब कहलाता है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, यहाँ पे कौन सी नदी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है।
ये इसकी 5 सहायिकाएं हैं और ये पांचों पंजाब से होके पास हुई हैं, इसलिए ये पूरा पार्ट पंजाब यानी कि 5 पंच आब नदियों का, नदियों के बीच का स्थान ये पंजाब है। तो ये जो सिंधु नदी हो गई, इसके द्वारा अपने द्वारा निक्षेपित वेस्ट मटेरियल और फिर इन नदियों के द्वारा निक्षेपित वेस्ट मटेरियल, इससे क्या हुआ है, पंजाब यानी कि इस वाले पार्ट का निर्माण हुआ है। ठीक है, सिंध वाले पार्ट का निर्माण हुआ है। इसके बाद फिर ये गंगा नदी हो गई। गंगा नदी और इसकी जितनी सहायिकाएं हैं, गंगा नदी और इनकी सहायिकाएं गंगा नदी की सहायिकाएं कौन सी हैं? हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ेंगे या ड्रेनेज पैटर्न पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, नदी तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कौन सी मुख्य नदी है और कौन सी उसकी सहायिकाएं हैं, दाई सहायिकाएं हैं कि बाई सहायिकाएं हैं, ये सब हम लोग नदी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग अभी भारत का या उत्तर का ये विशाल मैदान को पढ़ रहे हैं, नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स को पढ़ रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ये गंगा नदी हो गई। गंगा नदी और इसकी जितनी सहायिकाएं हैं, इनके द्वारा बहाकर लाए गए वेस्ट मटेरियल या अवसादों के द्वारा, अवसादों के निक्षेपित करने से इस मैदान का निर्माण हुआ है। इसके बाद तीसरी और अंतिम जो मुख्य नदी है, इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है और इसकी सहायिकाएं दिबांग, दिहांग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री आदि प्रमुख नदियां हैं जो इसकी सहायिकाएं हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी और इनकी सहायिकाओं द्वारा बहाकर लाए गए वेस्ट मटेरियल या अवसादों के निक्षेपित होने से इस मैदान की का निर्माण हुआ है। इस मैदान का जो ये उत्तर पश्चिमी वाला भाग है, इस मैदान का यानी कि जो ये उत्तर का विशाल मैदान है, इसका उत्तर पश्चिमी वाला जो भाग है, यानी कि ये भाग राजस्थान का पश्चिमी भाग पड़ता है, इसका मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में पड़ता है। यह मरुस्थल है, रेगिस्तान है। ठीक है, आगे हम लोग रेगिस्तान को पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से रेगिस्तान है, यानी कि रेगिस्तान के टाइप्स, मरुस्थल के टाइप्स। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? जैसे अभी नॉर्मली सब लोग समझते हैं कि मरुस्थल का मतलब वही होता है जहाँ पे बालू पाया जाता है, ना दूर दूर तक बालू रहता है, वही मरुस्थल होता है। नहीं, मरुस्थल इसको नहीं कहते हैं। मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ पे वनस्पतियों का अभाव होता है, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता है, वेजिटेशन नहीं पाया जाता है, वनस्पतियां नहीं पाई जाती है, वो क्या कहलाता है? रेगिस्तान कहलाता है। तो रेगिस्तान के कई टाइप्स होते हैं। अभी इसके पहले एसएससी का जो एग्जाम हुआ था, इसमें पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? ये मरुस्थल का टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। एक गोबी है, चाइना के जस्ट ऊपर गोबी है, गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ठीक है, और भारत की बात किया जाए तो ये लद्दाख, ये वाला पार्ट भारत का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ठीक है, तो मरुस्थल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? भारत का रेगिस्तान है और इसको जो है थार के नाम से जाना जाता है। इस वाले पार्ट को थार मरुस्थल या थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल है। ठीक है, ये कहाँ पे है? राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। और ये मरुस्थल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर तक तरंगदार लहरनुमा बालू का पूरा निक्षेपण है, यानी कि पूरा हर तरफ बालू ही बालू है। तो ये किस प्रकार का मरुस्थल हो जाएगा? यह उष्ण मरुस्थल है, क्योंकि बालू है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, तो ये उष्ण मरुस्थल में आता है, यानी कि गर्म मरुस्थल। और ये लद्दाख शीत मरुस्थल में आता है। ठीक है, तो ये जो विशाल मैदान का पश्चिमी उत्तर पश्चिमी पार्ट है वो कैसा है? वो मरुस्थल है। और इधर वाले पार्ट क्या है? बहुत ही उपजाऊ पार्ट है, क्योंकि ये नदियों के किनारे बसा हुआ है और नदियों द्वारा अपने द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपों से बना हुआ है। यानी कि यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? एलुवियल सॉइल है। और एलुवियल सॉइल क्या होती है? वो गेहूं और चावल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और यही रीजन है कि नदियों के किनारे यानी कि इस वाले एरिया में भारत की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इजिली भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे कृषि के लिए
सारे जो वातावरण है वो क्या है, अनुकूल है, और इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक पाई जाती है। और यह है भारत का विशाल मैदान। इन रेगिस्तान के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो रेगिस्तान है इसकी सबसे जो बड़ी नदी है वो लूनी है, लूनी नदी। और ये लूनी नदी कैसी नदी है, लूनी नदी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है, और यह अंतर्द्वीपीय नदी है, यानी कि एक ही, यानी इसका जो जल है, इसका जल किसी महासागर, किसी झील, किसी नदी में नहीं मिलती है, यानी कि ये मैदानों से निकलती है, मैदानों से निकलकर और मैदानों में ही विलुप्त हो जाती है। ये नदी रेगिस्तान से निकलकर और गुजरात के कक्ष ऑफ रण, यानी कि रण के कक्ष में क्या होती है, वहीं पर विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी नदियों को अंतर्द्वीपीय नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है, यानी कि यही विंध्यन माउंटेन सीरीज से लेकर, विंध्यन माउंटेन सीरीज से लेकर कहाँ तक, कन्याकुमारी तक जो ये पार्ट है, इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार के नाम से पढ़ते हैं। और प्रायद्वीपीय पठार का जो ये टॉपिक होगा ये कल की क्लास में होगा। तब तक आप लोग फिर मस्त रहिए और इसको एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय।